50 साल से रूस की गैस जर्मन घरों और इंडस्ट्री या कारखानों के काम आ रही है। शुरुआत से ही रूस और जर्मनी का गैस को लेकर यह कारोबारी समझौता काफी कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच इसकी बदौलत गहरे फाइनेंशियल रिश्ते भी कायम हुए। और अब रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद जर्मनी समेत दुनिया के तमाम मुल्कों ने रूस पर पाबंदियां लगा दी हैं। हालांकि रूस से गैस खरीदने पर जर्मनी थोड़ा नरम है। जर्मनी के लिए तेल और गैस का रातों रात कोई दूसरा ऑप्शन खोज लेना आसान नहीं है। रूस दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क है और ये कमोबेश 50 साल से यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला मुल्क जर्मनी को गैस सप्लाई करता आ रहा है। घरों को गर्म रखने के लिए, कारोबारी ठिकानों को एनर्जी देने के लिए, खाना पकाने और सड़कों को रोशन करने के लिए। 1955 में उस वक्त के वेस्टर्न जर्मनी के चांसलर कोनराड आडेनावर ने न्यूली फॉर्म्ड फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और तब के सोवियत यूनियन के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते एस्टैब्लिश करने के लिए रूस का दौरा किया था। 1958 में दोनों मुल्कों के बीच कारोबारी समझौता हुआ और 1960 से दो तरफा बिजनेस फलने फूलने लगा। 1960 के दशक में रूस के पास तेल और गैस रिसोर्सेज का हैरत अंगेज खजाना साफ दिखने लगा था। सोवियत यूनियन के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा के कारोबार की बेहद बड़ी तस्वीर उभरकर सामने आई, तो जर्मनी में बने बड़े साइज और बड़े घेरे वाले पाइपों की मांग बढ़ने लगी। दूजबा पाइपलाइन यानी दोस्ताना पाइपलाइन के लिए वेस्टर्न जर्मनी पाइप मुहैया कराने लगा था। ये रूस को ज्यादातर ईस्टर्न यूरोप को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन थी। 1964 में यह भी चालू हो गई। अमेरिका में उस वक्त के केनेडी सरकार सोवियत यूनियन के एनर्जी सेक्टर के उभार से परेशान हो उठी। नेटो के जरिए वो जर्मनी से रूस को पाइप के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने में कामयाब रही। फिर भी दशक खत्म होते ही तब के जर्मन चांसलर विली ब्रांड की ओस्ट पॉलिटिक पॉलिसी ने अपने ईस्टर्न पड़ोसियों के साथ रिश्तों की शुरुआत कर दी थी। वेस्टर्न जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच 1970 में एक हिस्टोरिकल सौदे का रास्ता साफ हुआ। उसी के तहत वेस्टर्न जर्मनी ट्रांस गैस को एक्सपेंशन देने पर सहमत हुआ। ये सोयूज गैस पाइपलाइन का एक्सपेंशन था जो आज के चेक रिपब्लिक से होती हुई दक्षिणी जर्मन राज्य बवेरिया तक बिछाई गई थी। गैस के बदले पाइप नाम से एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव समझौते के तहत जर्मनी को पाइपों की सप्लाई करनी थी। सोवियत यूनियन से आने वाली गैस का भुगतान पाइपों की सप्लाई के तौर पर हो रहा था। 1973 में रूसी गैस वेस्टर्न जर्मनी तक आना शुरू हो चुकी थी। उसी साल वो ईस्टर्न जर्मनी भी पहुंची जो यूरोप के ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा था और सोवियत यूनियन का एक डिस्टेंट किंगडम था। कई सियासी जानकार, बिजनेस जगत के उस्ताद और एकेडमिक इंटेलेक्चुअल्स 1970 की इस डील को कोल्ड वॉर के रास्ते में एक अहम कांटे के तौर पर पहचाना करते हैं, क्योंकि इस समझौते से रूस और वेस्टर्न यूरोप के बीच म्यूचुअल बेस पर फाइनेंशियल सहयोग एस्टैब्लिश हुआ था। 1970 के पूरे दशक में जर्मनी को सोवियत गैस का एक्सपोर्ट स्टेबल और ठीक ठाक बना रहा। उस दौरान सप्लाई बढ़ाने के लिए और भी अलग अलग समझौते हुए। 1970 के दशक के बीच सालों में पैदा हुए तेल क्राइसिस को देखते हुए जर्मनी जैसे मुल्कों ने एनर्जी के एक सोर्स के तौर पर नेचुरल गैस का रुख किया और बदले में सोवियत यूनियन ने खूब फायदा कमाया। रूसी गैस के साथ जर्मनी के रिश्ते अमेरिका में हमेशा ही कंट्रोवर्सी के जड़ रहे हैं। 1960 के दशक की शुरुआत से ही पाइप एक्सपोर्ट पर बैन के साथ कई अमेरिकी राष्ट्रपति रूसी एनर्जी सोर्स पर यूरोप की बढ़ती डिपेंडेंसी के बारे में काफी फिक्रमंद रहे हैं। 1980 के दशक में उस वक्त के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने वेस्टर्न जर्मनी और दूसरे यूरोपियन मुल्कों को रूसी गैस का इंपोर्ट घटाने के लिए बार बार राजी करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन रीगन का दबाव बेकार रहा क्योंकि कारोबारी रिश्ते दोनों साइड के लिए साफ तौर से फायदेमंद बने हुए थे। 1989 में बर्लिन दीवार गिरने का वक्त आने तक
वेस्टर्न जर्मनी में करीब 1/3 गैस सप्लाई का जरिया सोवियत यूनियन ही बना हुआ था। क्वांटिटी के तौर पर अगर देखें तो जर्मनी को रूसी गैस सप्लाई 1973 में 1.1 बिलियन क्यूबिक फीट थी। वहीं 1993 में उसका आकार बढ़कर 25.7 बिलियन क्यूबिक फीट हो चुका था। 1990 के दशक में रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रोम यूरोप को गैस की डिलीवरी पहुंचाने के लिए खासी बेताब हो उठी। इसलिए वो यूक्रेनी इलाके को भी नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि यूक्रेन में गैस का बुनियादी ढांचा जर्जर था और जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक वजह भी थी। 2006 में अपनी पूरी कैपेबिलिटी से चालू हुई यमाल पाइपलाइन साइबेरिया के गैस भंडार को बेलारूस और पोलैंड से होते हुए जर्मनी से जोड़ती थी। उसके बाद आई नॉर्ड स्ट्रीम 1। यह पाइपलाइन बाल्टिक सी के रास्ते रूस से सीधे जर्मनी तक गैस पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इस पाइपलाइन के रास्ते में कोई और मुल्क नहीं था। जर्मनी चांसलर गेरहार्ड थ्रोइडर और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2005 में इस पाइपलाइन के समझौते पर दस्तखत करे थे और 2012 में ये चालू हो गई थी। पोलैंड और बाल्टिक स्टेट इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन समझौते को जर्मनी के अंदर इसके सपोर्ट और रूस के साथ सहयोग को मजबूत करने वाली ज्यादा गहरी और स्ट्रैटेजिक भागीदारी वाले रिश्ते को मजबूत बनाने के एक तरीके के तौर पर देखा गया था। पिछले दशक में जर्मनी ऐतिहासिक तौर पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रूस से गैस इंपोर्ट करता रहा है। दोनों ही मुल्कों के बीच समझौते पर इधर काफी दबाव भी आने लगे हैं। ज्यादातर जियोपॉलिटिकल फिक्रों के चलते ऐसा हुआ है। ये फिक्र बुनियादी तौर पर अमेरिका की तरफ से उठी है, जो जर्मनी की रूसी गैस पर डिपेंडेंसी को ऐसे वक्त में सही नहीं मानता है जब रूस यूक्रेन और जॉर्जिया समेत अपने पड़ोसियों को धमकाता फिर रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम से बाल्टिक सी से होकर जाने वाली दूसरी गैस पाइपलाइन की योजना भी बन चुकी है। इस पाइपलाइन के चालू हो जाने से सीधी गैस सप्लाई में बड़ा इजाफा हो सकता है। हालांकि यही पाइपलाइन अमेरिका के आंखों की किरकिरी बन गई है। अमेरिका के साफ विरोध के बावजूद पाइपलाइन पूरी हुई और ये आखिरकार गैस सप्लाई के लिए चालू भी कर दी जाती, अगरचे रूस यूक्रेन पर हमला ना कर बैठता। आखिरकार इस हमले के चलते जर्मन सरकार नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 की मंजूरी को इनडेफिनिट वक्त के लिए पोस्टपोन करने पर मजबूर हो गई है। इसका फ्यूचर अब खासा डावाडोल होता नजर आ रहा है। जर्मनी जैसे यूरोपियन मुल्क और रूसी गैस इंपोर्ट के बीच रिश्ता भी खटाई में पड़ता दिख रहा है। यूक्रेन जंग ने एक तरह से समझौतों और रिश्तों के खात्मे का ऐलान कर दिया है। जर्मन विरोध के बावजूद यूरोपियन यूनियन रूसी गैस रिसोर्सेज से कैसे भी दूर हटने के लिए जोर डाल रहा है। ट्यूसडे को यूरोपियन यूनियन के ऑफिसर्स ने 2030 से पहले रूसी एनर्जी इंपोर्ट को खत्म करने की प्लानिंग का एक खाका भी तैयार कर लिया है। अकेले 2022 में ही मांग में कम से कम 2/3 कटौती करने पर भी वो आमादा नजर आ रहे हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने जब एक इंटरव्यू में कहा कि वो एनर्जी को लेकर रूस पर जर्मनी की डिपेंडेंसी घटाना चाहते हैं, तो उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों नहीं कर देते। तो शॉल्स ने जवाब में कहा, अभी जर्मनी कोयला, तेल और गैस के इंपोर्ट में रूस पर बहुत डिपेंडेंट है। हमारा मकसद अपनी एनर्जी सप्लाई में बदलाव लाकर रूस पर से डिपेंडेंसी तेजी से घटाना है। हालांकि ये कुछ दिनों में नहीं हो सकता है। रूस से अचानक सप्लाई रोकना खतरनाक हो सकता है। तब शायद हम अपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स, केयर होम और स्कूलों को गर्म ही न रख पाएं। कंपनियों को एनर्जी सप्लाई न मिल पाए, हजारों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। हमारा इरादा तेल, गैस और कोयले का इंपोर्ट बंद करना नहीं है, बल्कि इसके नए रिसोर्सेज खोजना है। जर्मनी में जो गैस इंपोर्ट होकर आती है उसका 36% उद्योग इस्तेमाल करते हैं। 31% गैस घरों में इस्तेमाल होती है और 13% कारोबार में खर्च होती है। गैस के साथ मसला ये है कि ये पाइपलाइन के जरिए भेजी और मंगाई जाती है। अब रूस और जर्मनी के बीच लंबे वक्त से कारोबार हो रहा था, तो साथ में पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है।
अब अगर जर्मनी फौरन रूस के बजाय किसी और मुल्क से गैस खरीदना चाहे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। गैस सप्लाई करने का सिस्टम रातों रात तो खड़ा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जर्मनी गैस को लेकर रूस पर थोड़ा नरम है। कोयला और तेल तो कहीं से भी जहाजों पर पानी के रास्ते मंगाया जा सकता है, पर नेचुरल गैस के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, नेचुरल गैस को अगर लिक्विफाई नेचुरल गैस यानी LNG में बदल दिया जाए तो इसे जहाजों के जरिए पानी के रास्ते भी पहुंचाया जा सकता है, पर इसके लिए भी बंदरगाह पर खास किस्म के इंतजाम करने होते हैं। जर्मनी 2 बंदरगाहों पर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दे चुका है, लेकिन इनका 2026 से पहले इस्तेमाल में आना काफी मुश्किल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।